हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित कविता आत्मकथ्य का प्रश्न अभ्यास करेंगे, जो लिया गया है कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 4 से। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? तो बच्चों, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? अगर आपने इस कविता को पढ़ा है, आत्मकथ्य कविता को, तो आप अवश्य बता सकते हैं कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। यदि आपने इस कविता को नहीं पढ़ा है, इसके भाव को नहीं समझा है, तो आप इस कविता को पढ़ सकते हैं, इसके भाव को समझ सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करें और आत्मकथ्य कविता को पढ़ें और अच्छे से समझें। तो देखिए, कवि जो हैं वह अपनी आत्मकथा इसलिए नहीं लिखना चाहते क्योंकि वह अपने बीते दिनों को याद नहीं करना चाहते। बीते दिनों में उनके जीवन में जो कुछ दुखद पल आए, जो कुछ सुखद पल आए, वह उन पलों का एहसास दोबारा से नहीं करना चाहते। इसीलिए वह आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं और इससे वह बचना चाहते हैं। अब देखिए, इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं, कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। अपनी सरलता के कारण कवि ने कई बार धोखा खाया, इसीलिए वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता। कवि के जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई हैं। उन्हें याद करने से घाव फिर से हरे हो जाएंगे। कवि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता। इस वजह से हमारे कवि जयशंकर प्रसाद जी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते। दूसरा प्रश्न, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? तो देखिए, इसका उत्तर बहुत ही सरल है। हमें महान, प्रसिद्ध, कर्मठ लोगों की आत्मकथा पढ़कर उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हमें देशभक्त, क्रांतिकारी, लेखक, कलाकार आदि की आत्मकथाएं पढ़नी चाहिए। उनकी जीवन गाथा पढ़कर हमें यह जानने मिलेगा कि उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त की। सफलता की राह में आगे बढ़ते हुए उन्हें कौन सी विपत्तियों का सामना करना पड़ा और कैसे उस पर उन्होंने विजय पाई। तीसरा प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? बच्चों, सबसे पहले हमें पाथेय शब्द का अर्थ जानना चाहिए कि पाथेय शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, पाथेय शब्द का अर्थ होता है सहारा, या आप कह सकते हैं साथी, या कह सकते हैं सहयोगी। यानी जो रास्ते में आपका साथी हो, आपका सहारा बने, वो क्या है? पाथेय है। तो हमारे लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने किन्हें अपना पाथेय बनाया है? जीवन यात्रा का जो पाथेय है वो उन्होंने किसे बनाया है? तो सुखद स्मृतियों को, उन स्मृतियों को जो उन्होंने अपने प्रेयसी के साथ, यानी अपनी पत्नी के साथ गुजारी है। उन स्मृतियों को उन्होंने अपने जीवन का पाथेय बनाया है। अब देखिए, इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा। पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। सुखद स्मृतियों को पाथेय बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे जीवन जीने से है। कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी मधुर स्मृति ही है। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीने का सहारा बनाना चाहता है। चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ देखिए, नीचे पंक्ति दी हुई है, उसका हमें भाव स्पष्ट करना है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? इस पंक्ति का भाव जब आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या लग रहा है? अब यहाँ देखिए, कवि कहते हैं कि मैं जिस सुख की अनुभूति कर रहा था और जिस सुख की अनुभूति करते हुए मैं जागा,
वह मेरे पास आते आते ही क्या हो गया, मुस्कुराकर मुझसे दूर चला गया। अब देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रेम के कभी सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ, यानी वह प्रेम, वह सुख, कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त ना हुआ। उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। प्रश्न संख्या 4 का दूसरा प्रश्न भी भाव स्पष्ट करना है। तो यहाँ देखिए, जिसके करुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। अब यहाँ जो हमारे लेखक हैं वह इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बतला रहे हैं? वह इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी प्रेयसी यानी अपनी पत्नी, अपनी प्रियतमा, ठीक है, उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि उसके गालों की जो सुंदरता है उससे उषा मतलब होता है सुबह का वह समय, जिस समय आकाश जो होता है वह लालिमा लिए होता है। तो उनकी प्रेयसी के गालों की लालिमा लिए हुए आकाश जो है वह क्या दिख रहा है? सुंदर दिख रहा है। यानी आकाश की सुंदरता उनके प्रेयसी के गालों से ली हुई सुंदरता है। अब देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेममयी भोर बेला भी अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से लिया करती थी। कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से भी बढ़कर था। 5वां प्रश्न है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो बच्चों पहले तो इस कथन को समझिए। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। यहाँ कवि उन क्षणों की बात कर रहे हैं जो क्षण या जो पल उन्होंने अपनी प्रियतमा यानी अपनी प्रेयसी के साथ बिताया है। वह कहते हैं कि अपनी प्रेयसी के साथ बिताए गए वह सुखदायक क्षण उनके लिए कैसी है? तो उज्ज्वल गाथा की तरह पवित्र है, जिसके सहारे वह अपनी पूरी जिंदगी जी रहे हैं। अब देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। कवि यह कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्ज्वल गाथे की तरह ही पवित्र है, जो कवि के लिए अपने अंधकार में जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बन गया है। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहते, अतः वह अपने जीवन की व्यक्तिगत मधुर स्मृतियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। 6ठा प्रश्न हमारा है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित बताना है हमें। तो देखिए बच्चों, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। उदाहरण देखिए, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मिलन उपहास। दूसरी विशेषता देखिए, अपने मनोभावों में सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित, सुंदर एवं नवीन बिंबों का प्रयोग किया है। उदाहरण देखिए इसका, जैसे जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो यहाँ पे उन्होंने कितना सजीव चित्रण किया है अपनी प्रेमिका के गालों का और प्रकृति की सुंदरता का, सुबह की उस खूबसूरती का वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है। तीसरा देखिए, कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया है इसमें।
यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रपंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यहाँ विडंबना, प्रपंचना जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे काव्य में सुंदरता आई है। चौथी विशेषता देखिए, छायावाद की प्रमुख विशेषता, मानवीयकरण, मानवेतर पदार्थों को मानव की तरह सजीव बनाकर प्रस्तुत किया गया है। जैसे थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। क्या कह रहे हैं लेखक कि उनकी जो मौन व्यथा है वह क्या है, वह थक कर के सोई हुई है, उसकी इच्छा नहीं है कुछ भी करने की। तो लेखक कहते हैं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अरे सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। पांचवी विशेषता देखिए, अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। खिलखिलाकर, आते आते, इसमें पुनरुक्ति अलंकार है। पुनरुक्ति कहने का अर्थ क्या होता है बच्चों? पुनरुक्ति यानी उसके बाद वही शब्द आता है। जैसे आते आते, अरुण कपोलों में, किसमें? तो अरुण कपोलों में, यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के बारे में तो कई बार आपको बताया है। रूपक अलंकार उसे कहते हैं जिसमें उपमान और उपमेय में भेद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। जैसे आप यहाँ उदाहरण देखिए, तो अगर कहा जाए कि मुख चंद्रमा, तो यहाँ मुख क्या है? चंद्रमा है, यानी मुख और चंद्रमा के बीच कोई भेद नहीं है, तो ये भी हो जाएगा रूपक अलंकार। मेरी मौन अनुरागिनी उषा। अब यहाँ देखिए मौ वर्ण की आवृत्ति जो है वह कई बार हो रही है, तो ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार उसे कहते हैं जिसमें व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, या आप कह सकते हैं कि एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। सातवां प्रश्न है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते आते मुस्कुराकर भाग गई है। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के वे स्वप्न देख रहे थे वह उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर प्रश्न देखिए, तो इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ देखिए, इस कविता को पढ़कर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की ये विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। सरल और भोले प्रसाद जी एक सीधे साधे व्यक्तित्व के इंसान थे। उनके जीवन में दिखावा नहीं था। उनके मित्रों ने उनके साथ छल किया, फिर भी वे भोलेपन से जीते रहे। गंभीर और मर्यादित, वे अपने जीवन के सुख दुख को लोगों पर व्यक्त नहीं करना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को वो अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। अपनी दुर्बलताओं को समाज में प्रस्तुत कर वे स्वयं को हंसी का पात्र बनाना नहीं चाहते थे। विनयशील प्रसाद जी का स्वयं को दुर्बलताओं से भरा सरल दुर्बल इंसान कहना उनकी विनम्रता प्रकट करता है। दूसरा प्रश्न, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? तो बच्चों, कवि ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि कवि जो है वह अभी अपने जीवन की आत्मकथा नहीं लिखना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है। अब देखिए, इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। कवि का जीवन दुख और अभावों से भरा है। मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिली। आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबी असफलताओं को याद करके पुनः दुखी नहीं होना चाहता है।
कवि को ऐसा लगता है कि उसे अभी ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली है जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके। तीसरा प्रश्न देखिए, कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है। सही बात है बच्चों, कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिख सकता है। उसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना जरूरी नहीं। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली बेबी हालदार की आत्मकथा बहुतों के द्वारा सराही गई। आत्मकथात्मक शैली में अपने बारे में कुछ लिखिए। तो बच्चों, इसमें आपको अपने बारे में कुछ लिखना है। तो यहाँ देखिए, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, मेरा नाम त्वांग है, मैं 14 साल का हूँ। मैं देहात में अपने माता पिता और बड़े भाई के साथ रहता हूँ। जब भी आप आत्मकथा लिखें तो एक चीज़ ध्यान रखें, आत्मकथा में स्पष्ट और सच्ची बातें होनी चाहिए और बिल्कुल सरल शब्दों में। हमारा जीवन बड़ा ही कष्टमय है। मेरे गांव में किसी भी प्रकार की कोई मूलभूत सुविधा में बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल आदि न होने के कारण यहाँ का जीवन बड़ा ही कष्टप्रद है। हमारे गांव में बच्चों के लिए नज़दीक में कोई विद्यालय न होने के कारण हमें करीब 4 से 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। मुझे पढ़ाई के साथ खेत में माता पिता का हाथ भी बटाना पड़ता है। आप सभी अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाते होंगे। हमारा पूरा परिवार कृषि पर ही केंद्रित होने के कारण हम सभी को खेतों में भरपूर मेहनत करनी पड़ती है। मैं और मेरे मित्र सुबह बड़ी जल्दी उठकर नदी से पानी भरकर लाते हैं। उसके पश्चात विद्यालय के लिए निकल पड़ते हैं। रोज़ विद्यालय से घर के रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। मैं और मेरे मित्र रोज़ उस मंदिर में जाते हैं। हमारी रास्ते भर शरारतें चलती रहती हैं। शाम के समय विद्यालय से लौटते समय हमें जंगल से सूखी लकड़ियाँ बटोर कर लानी पड़ती है और हमारे पशुओं के लिए हरा चारा भी लाना होता है। मेरे जीवन का यह लक्ष्य है कि मैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने गांव की तस्वीर बदलूंगा और अपने माता पिता के सपनों को सच करूंगा। मेरे माता पिता मुझे एक काबिल डॉक्टर बनाना चाहते हैं। गांव के पास में अस्पताल न होने के कारण सभी को बीमारी के समय काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं भरपूर मेहनत कर रहा हूँ ताकि वह एक डॉक्टर बन सके। तो बच्चों, इस प्रकार आप भी अपनी आत्मकथा लिख सकते हैं। तो आज का प्रश्न अभ्यास का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य कर दें। तो मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।